अस्सलाम वालेकुम। आज हमने ट्रीज़ का टॉपिक स्टार्ट करना है। लास्ट क्लास में हमने लिंक लिस्ट का टॉपिक कंप्लीट कर लिया था और मैंने उससे रिलेटेड एक असाइनमेंट भी अपलोड कर दिया है और आपसे डिस्कस भी कर ली थी आज के सेशन में, जो हमने ऑनलाइन सेशन किया था डब्ल्यू लिंक लिस्ट से रिलेटेड होगी। सो ट्रीज़ का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ट्री इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट मॉडल ऑफ हायरार्कियल स्ट्रक्चर। जो अभी तक हमने जो डेटा स्ट्रक्चर्स किए हैं वो सारे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स थे। ट्रीज़ का डेटा स्ट्रक्चर यूज़ होता है जब हायरार्कीज़ की बात आ जाती है। हायरार्कीज़ का मतलब है कि जहाँ पे भी आपके पास कुछ ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट फॉर एग्जांपल है, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर स्टोर करना है तो आपको पता है कि वो कुछ इसी तरह का होता है, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। फाइल सिस्टम इस तरह का होता है आपका, जो कंप्यूटर का फाइल सिस्टम होता है। सी ड्राइव से आगे फर्दर कौन सा फोल्डर है, कौन सा उस फोल्डर के अंदर कौन सा फर्दर फोल्डर है, और उस फोल्डर के अंदर फिर कौन सी फाइल है जिसको आपने एक्सेस करना है। सो फाइल स्ट्रक्चर भी उस आपका ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट की तरह स्टोर होता है, हायरार्की की फॉर्म में स्टोर होता है। सो अब ट्रीज़ जो है वो ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जहाँ पे भी आपको लगे कि डेटा जो है आपका बेस्ट हायरार्की की फॉर्म में आ रहा है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप की फॉर्म में आता है, तो वहाँ पे फिर हम ट्रीज़ यूज़ करना शुरू हो जाते हैं। A tree consists of nodes with a parent-child relationship. Previous data structures placed data in linear order. So इससे पहले हमने जितने भी डेटा स्ट्रक्चर्स देखे वो लीनियर ऑर्डर में स्टोर करते थे। अरेज की बात हो गई, इवन स्टैक जो किया था, स्टैक में भी आपने लीनियरली स्टोर किया था डेटा, सीक्वेंस में एक लीनियर सीक्वेंस में डेटा स्टोर किया था। और इसी तरह क्यूज़ में भी लीनियर सीक्वेंस था जिसमें स्टोर किया। जो लिंक लिस्ट की उसमें भी एक्चुअली आपने लीनियरली ही डेटा स्टोर किया। सो अभी तक जो हमने डेटा स्ट्रक्चर्स किए वो सभी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स थे। ट्रीज़ का डेटा स्ट्रक्चर हम यूज़ करते हैं जहाँ पर भी हायरार्की की बात आ जाती है। सो कुछ इस तरह से होते हैं कि ट्रीज़, यहाँ पे एक एग्जांपल ये गिवन है आपको कि ट्रीज़ कुछ इस तरह से होते हैं। एक नोड होती है और नोड के अंडर जो नोड्स होती हैं वो चाइल्ड नोड्स कहलाती हैं, और जो एक्चुअली नोड होती है वो पेरेंट नोड कहलाती है। तो ये सर्कल बना के नोड को रिप्रेजेंट किया जाता है और नोड का कोई ना कोई वैल्यू होती है या कोई ना कोई नाम या कोई लेबल होता है। इसी तरह ये एरोज़ के थ्रू, इन एजेस के थ्रू हम इनका रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं। सो आपका जो एक ट्री का डेटा स्ट्रक्चर है उसमें दो टर्म्स यूज़ होंगे बहुत कॉमनली नोड और एज की। नोड्स का मतलब है कि ये जो सर्कल्स बना के आपने, ये जो हमने यहाँ पे सर्कल्स बनाए हुए हैं ये नोड्स हैं, और ये जो लाइन्स हैं, ये जो एरोज़ हैं, इनको हम एजेस कह रहे हैं। एप्लीकेशन, जैसे कि मैंने भी कहा कि एप्लीकेशन जो है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट्स का मतलब है कि फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे ऊपर कोई सीईओ है, या अगर हम इस तरह से, और उसके अंडर डायरेक्ट 2-3 फॉर एग्ज़ाम्पल डिपार्टमेंट्स हैं और उनके डायरेक्टर्स आ जाते हैं। डायरेक्टर 1, डायरेक्टर 2, जो भी नाम है उनके, या जो भी डेजिग्नेशन होगी ना कोई कि डायरेक्टर किस चीज़ का, डायरेक्टर फाइनेंस या जो भी डिपार्टमेंट्स हैं फर्दर। सो इस तरह से, और डायरेक्टर्स के अंडर उनके जो भी मेंबर्स आते हैं। सो इस तरह से जो चार्ट्स बनते हैं, जो हायरार्कीज़ बनती हैं, उनके लिए वह सूटेबल होता है कि हम ट्री का डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करें। इसके अलावा फाइल सिस्टम की बात की कि कंप्यूटर सिस्टम का जो फाइल सिस्टम है पूरा
हायरार्की आती है कि कौन सा, फॉर एग्जांपल फाइल abc.txt है तो ये कहाँ पे सेव हुई है, पूरी हायरार्की है। तो वो फाइल सिस्टम्स जो हैं वो एक्चुअली हायरार्कीज़ की फॉर्म में ही होते हैं, उनके लिए भी डाटा स्ट्रक्चर ट्रीज़ का बेस्ट होता है। इसके अलावा डिसीजन ट्रीज़, अगर आपने डेटा माइनिंग आई डोंट थिंक आपने नहीं पढ़ी होगी, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अगर आपने पढ़ी हुई है तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा डिसीजन ट्रीज़ का। तो डिसीजन ट्रीज़ जो है वो अगेन ट्रीज़ की फॉर्म में स्टोर होता है। कुछ अच्छा, सबसे पहले हमने काम ये करना है, हमें बेसिकली पता होना चाहिए कि ट्री क्या होता है, और उसके बाद नेक्स्ट कुछ टर्म्स हैं जो हमने आगे देखनी है, जो कि आगे जब हम ट्रीज़ पढ़ेंगे तो ये टर्म्स बहुत कॉमनली यूज़ होंगी। सो ये टर्म्स हमने देखनी है कि जहाँ पे भी इन टर्म्स को इन टर्म्स को यूज़ किया जाए तो आपको पता हो कि इसका एक्चुअली मतलब क्या होता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं टर्म से। सबसे बड़ी बेसिक टर्म है रूट की। जो आपका ट्री होता है, जैसे कि ये आपका ट्री है, इसकी जो सबसे पहली नोड होती है, सबसे जो पेरेंट नोड होती है, जिससे बाकी की सारी नोड्स ये ड्राइव हो रही हैं, सी। सो ये जो फर्स्ट नोड होती है, जो सबसे पहली नोड होती है, जो कि ग्रैंड पेरेंट होती है सारी नोड्स का, ये एक्चुअली रूट नोड कहलाती है। सो रूट नोड विदाउट अ पेरेंट। सो रूट नोड का कोई पेरेंट नहीं होता। पेरेंट नोड रेफरेंसेस वन और मोर नोड्स, चाइल्ड नोड्स दैट आर लोअर इन द ट्री हायरार्की। ये चिल्ड्रन नोड्स होती हैं जो सारी रूट नोड के अंदर होती हैं। इफ़ नोड u इज़ द पेरेंट ऑफ नोड v, देन v इज़ द चाइल्ड ऑफ u। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास पेरेंट चाइल्ड की बात की हुई है कि अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल ये है u और तो ये v और ये p, ये दोनों नोड्स, ये v और p, ये दोनों नोड जो हैं वो इस पेरेंट नोड v की चाइल्ड नोड्स होंगी, चिल्ड्रन नोड्स होंगी। सो इफ़ ये पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है कि हर नोड जिसके सब ट्रीज़ एग्जिस्ट करते हैं, जिसके अंडर ये नोड्स आ रही होती हैं, जैसे कि यहाँ पे इस v के अंडर भी दो ट्रीज़ आ रहे हैं। अब यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे इस v के अंडर जो है ये और ये ट्रीज़ आ रहे हैं, नोड्स आ रही हैं। इसी तरह अगर मैं इसकी बात करूँ, इसको अगर मैं p का नाम दे दूँ तो इस p वाली नोड के अंडर भी ये दो नोड्स आ रही हैं। सो यहाँ पे जिस भी नोड के अंडर ट्री नोड्स एग्जिस्ट कर रही होंगी वो नोड पेरेंट नोड होगी, और जो नोड्स एग्जिस्ट कर रही हैं जिनकी ये पेरेंट नोड है वो नोड्स चाइल्ड नोड्स होंगी। फॉर एग्जांपल ये c1 ये चाइल्ड 1 है और ये चाइल्ड 2 है इस p का, ये इस p का, ठीक है। सो रूट नोड होती है आपकी पूरे ट्री की जो फर्स्ट नोड होती है, जो बेसिक नोड होती है, जिसका कोई पेरेंट नोड नहीं होता, उसको कहते हैं कि वो रूट नोड है। और पेरेंट नोड का मतलब है कि जिसके अंडर कोई ट्रीज़ एग्जिस्ट कर रहे हैं वो पेरेंट नोड होगी। और जो चाइल्ड नोड्स हैं, चाइल्ड नोड्स का मतलब है कि उनसे ऊपर एक नोड है जिससे वो ड्राइव हो रही हैं। सो इफ़ नोड एक्सेप्ट फॉर द रूट नोड नो पेरेंट, एवरी नोड हैज़ एग्जैक्टली वन पेरेंट। अगर हम रूट नोड की बात ना करें तो रूट नोड के अलावा हर नोड का एग्जैक्टली वन पेरेंट नोड ज़रूर एग्जिस्ट कर रहा होगा। यू कैन चेक, ये जो नोड है इसका भी ये पेरेंट नोड है, इसकी पेरेंट नोड है ये u, ठीक है। इसी तरह v की भी पेरेंट नोड u है। इसी तरह ये जो नोड है इसकी भी ये पेरेंट नोड है, ये जो नोड है इसकी भी ये पेरेंट नोड है। अगेन इन दोनों की पेरेंट नोड ये है। सो हर नोड की एक पेरेंट नोड मस्ट होगी सिवाय रूट नोड के। अ ट्री हैज़ ओनली वन रूट नोड, ये भी याद रखने की बात है कि हमेशा रूट नोड एक ही होगी। सिबलिंग्स की टर्म यूज़ होती है। टू नोड्स दैट आर चिल्ड्रन ऑफ द सेम पेरेंट आर कॉल्ड सिबलिंग्स। सो ये जो दो रेड मार्क हुए हैं ये सिबलिंग्स हैं,
क्योंकि इनका पेरेंट सेम है. सो सेम पेरेंट बोथ सिबलिंग्स. वो नोड्स जिनके पेरेंट सेम हो वो सिबलिंग्स होती हैं. अब ये दोनों नोड्स, इन दोनों नोड्स का पेरेंट भी सेम है, सो ये दोनों भी सिबलिंग्स होंगी. इस तरह ये दोनों नोड्स ये भी सिबलिंग्स हैं क्योंकि इनकी पेरेंट नोड भी सेम है. सो ये सिबलिंग नोड्स होती हैं. लीफ नोड, नोड इज़ अ लीफ नोड इफ़ इट हैज़ नो चिल्ड्रन. ओके, जिस तरह से रूट नोड होती है उसका कोई पेरेंट नोड नहीं होता. सो सबसे लास्ट नोड होती है जिसका कोई चाइल्ड नहीं होता, उस नोड को लीफ नोड कहते हैं. जैसे कि ये अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो ये जो नोड है आर रूट नोड, इसके दो चिल्ड्रन नोड्स हैं ये. सो ये तो डेफिनेटली लीफ नोड नहीं है. सो ये नोड अगर देखें आप तो इसके भी दो चिल्ड्रन एग्जिस्ट कर रहे हैं. सो दिस नोड इज़ ऑल्सो नॉट अ लीफ नोड. ठीक है, अब अगर इस नोड की बात करें तो इसकी कोई आगे डेरिवेशंस नहीं है, कोई चाइल्ड नोड नहीं है. सो दिस इज़ द लीफ नोड. सो अब ये वाली नोड अगर देखें तो अगेन दो नोड्स एग्जिस्ट करती हैं इसके अंदर. सो दिस इज़ ऑल्सो नॉट अ लीफ नोड. अब ये नोड अगर चेक करें तो इसके अंदर अगेन कोई डेरिवेशन नहीं है. सो ये भी लीफ नोड है. अब अगेन इन दोनों को देख लें तो दोनों की कोई डेरिवेशन नहीं है, तो ये दोनों भी लीफ नोड है. सो ये सब रेड मार्क हुई हैं ये सब लीफ नोड हैं. नोड्स हैं. लीफ नोड का मतलब है कि इनका कोई चाइल्ड नोड एग्जिस्ट नहीं करता. एंसेस्टर की टर्म यूज होती है. एंसेस्टर, an ancestor of a node is either the node's parent or any ancestor of the node's parent. The root is the ancestor of each node. Okay, ancestor का मतलब है कि या तो जिस नोड की बात की जा रही है उसकी पेरेंट नोड, या फिर इस पेरेंट नोड का कोई भी एंसेस्टर, यानी इस पेरेंट नोड की कोई पेरेंट नोड या इस पेरेंट नोड की कोई पेरेंट नोड, अगेन इस पेरेंट की कोई पेरेंट नोड ड्रॉ करी. ओके, अगेन इस पेरेंट की. सो एंसेस्टर ऑफ अ नोड इज ईदर द नोड्स पेरेंट, या तो इस पर्टिकुलर नोड का पेरेंट है वो भी एंसेस्टर है, और इसके अलावा और एनी एंसेस्टर ऑफ द नोड्स पेरेंट, यानी इस नोड के पेरेंट का कोई भी एंसेस्टर. यानी इसका एंसेस्टर क्या होगा? इसका अपना पेरेंट. और ये वाली जो नोड है इसका एंसेस्टर कौन सा होगा? इसका पेरेंट. सो दिस इज रिकर्सिव, ये बैकवर्ड मूव करता जाएगा. एंसेस्टर ऑफ अ नोड इज एनी इज ईदर द नोड्स पेरेंट. सो नोड, पर्टिकुलर नोड की अगर बात की जाए तो उस पर्टिकुलर नोड का पेरेंट उसका एंसेस्टर होगा, या उस पेरेंट का कोई भी एंसेस्टर होगा. Root node is definitely an ancestor of each other node. So ancestor of F, this is node F. इसका ancestor कौन है? इसका पेरेंट D है. ठीक है, एक तो ये इसका ancestor है according to the definition, the node's parent, या फिर एनी एंसेस्टर ऑफ नोड्स पेरेंट. अब इस नोड पेरेंट नोड जो है इसका एंसेस्टर कौन है? बी. और इस बी का एंसेस्टर कौन है? ए. सो इससे आगे कुछ भी नहीं है. सो ए, बी एंड डी, ये तीनों एफ के एंसेस्टर्स हैं. डिसेंडेंट्स, डिसेंडेंट्स की बात करें तो डिसेंडेंट्स का मतलब है कि किसी भी पर्टिकुलर नोड का चाइल्ड नोड, ग्रैंड चाइल्ड या ग्रैंड ग्रैंड चाइल्ड, और फिर फर्दर ग्रैंड ग्रैंड ग्रैंड, और फिर ग्रैंड 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 ग्रैंड. सो जब तक के नीचे तक लीफ नोड नहीं आ जाती. जैसे कि अब इस नोड इधर देखें अगर तो ये बी नोड है, इसके डिसेंडेंट्स का मतलब है इसके चाइल्ड या ग्रैंड चाइल्ड. सो ये इसके चाइल्ड, ये इसके चिल्ड्रन है, और इसके ग्रैंड चिल्ड्रन ये हैं.
और अगर फर्दर इसके नीचे भी होते हैं तो वो इसके ग्रैंड चिल्ड्रन होते हैं, और अगर उनके नीचे होते हैं तो वो इसके ग्रैंड चिल्ड्रन होते हैं। ठीक है, सो इसका सब चीज़ सारे का सारा जो नीचे से एग्जिस्ट करता है वो इसके डिसेंडेंट्स में आ जाता है, बी के। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो हम अभी देख रहे हैं मेनली, जो आगे जाके ट्री के एल्गोरिथम्स में यूज़ होती हैं। सो इनका पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बार बार अब जब भी एल्गोरिथम करेंगे तो इनको डिस्कस नहीं करेंगे हम। सब ट्री कंसिस्टिंग ऑफ अ नोड एंड इट्स डिसेंडेंट्स। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर नोड है वी नोड, इसके दो सब ट्रीज हैं। दिस इज द राइट सब ट्री एंड दिस इज द लेफ्ट सब ट्री। सो ट्रीज, सब ट्रीज का मतलब है हर ट्री जो है वो ट्री कंसिस्ट करता है अपने पर्टिकुलर नोड्स पे और उनके सब ट्रीज पे, यानी उनके डिसेंडेंट्स पे। सो अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इस नोड वी की, इसकी, तो इसके दो सब ट्रीज हैं, राइट हैंड ये और ये लेफ्ट हैंड सब ट्री ये। ठीक है, और अगर ये इसको मैं क्यू का नाम दे दूँ, इस क्यू की अगर बात की जाए, अगेन इसके दो सब ट्रीज हैं, ये और ये। दिस इज़ द राइट, दिस इज़ द लेफ्ट। सब ट्री का मतलब है किसी भी पर्टिकुलर नोड की राइट और लेफ्ट, या जितनी भी अगर मल्टीपल साइड्स भी हैं, जितने भी उसकी एरोज बनते हैं, एजेस, वो ट्रीज जो सब ट्रीज बन सकते हैं वो सारे सब ट्रीज कंसिडर होते हैं। डेप्थ की टर्म यूज होती है, डेप्थ ऑफ नोड V in T is the number of ancestors of V including itself। ठीक है, ट्री की नोड की डेप्थ की बात हो रही है। सो ये याद रखने वाली बात है कि नोड की डेप्थ की बात हो रही है। सो जो भी पर्टिकुलर नोड होगी, ये V फॉर एग्जांपल, आपने इसके एंसेस्टर्स काउंट कर लेने हैं कितने। V नोड का एक ही एंसेस्टर है, सो इसका मतलब है कि V की डेप्थ 1 है। ठीक है, अगर इस वाली नोड की बात करते, अगर इसका नाम x है, सो इस पर्टिकुलर नोड की अगर बात करें तो इसके कितने एंसेस्टर्स हैं, 1 2 3। सो इट मीन्स इस नोड x की डेप्थ 3 होगी। ठीक है, अगर इसकी बात करें, इस नोड की, फॉर एग्जांपल इसका नाम c है, सो इस c नोड के एंसेस्टर्स कितने हैं, दिस वन v एक और ये दो एंसेस्टर्स हैं, तो इसका मतलब है इसकी डेप्थ, नोड सी की डेप्थ जो है वो 2 है। सो आपने एंसेस्टर्स काउंट कर लेने कितने। तो ये एक और एग्जांपल है कि यहाँ पे जो रेड हाईलाइटेड नोड है, ये वाली, इसके 3 एंसेस्टर्स हैं। सो इसकी डेप्थ जो है वो 3 है। अच्छा, अब ट्री की बात करते हैं कि ट्री की डेप्थ या हाइट का क्या मतलब होता है। डेप्थ ऑफ अ ट्री इज द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ एनी ऑफ इट्स लीव्स। ओके, अब अगर हम बात करें तो इसमें आपने देखना है कि इसके लीव्स कौन कौन से हैं, दिस 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 एंड दिस। सो इनमें से अब इस नोड V की अगर मैं बात करूँ, मैं V का नाम ले देती हूँ, इसकी डेप्थ कितनी है, इसका एक ही एंसेस्टर है, सो इसकी डेप्थ 1 है। अगर इसको हम Q का नाम दे दें तो इस नोड Q की डेप्थ कितनी है, इसके कितने एंसेस्टर्स हैं, 1 एंड 2, सो इसकी डेप्थ 2 है। ठीक है, और अगर हम बात करें इस नोड की, इसका नाम मैं रख देती हूँ L। सो L की बात करें इस पर्टिकुलर नोड की, तो इसके कितने एंसेस्टर्स हैं, 1 2 एंड 3।
सो इस नोड की डेप्थ 3 है। इसी तरह इस वाली नोड की, इसको आप ए का नाम दे दें, इस नोड ए की डेप्थ भी 3 है। ओके अच्छा, बाय डेफिनेशन द डेप्थ ऑफ अ ट्री इज द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ एनी ऑफ इट्स लीव्स। सो मैक्सिमम डेप्थ की बात हो रही है। डेप्थ ऑफ अ ट्री, आपने सारी जो लीव नोड्स हैं उनकी डेप्थ देख लेनी है, जहाँ की जैसे कि यहाँ पे हमने देखी वी, क्यू, एल और यहाँ पे ए, इन सब की डेप्थ आपने देख ली। अब इसमें से जो सबसे मैक्सिमम डेप्थ है आपने उसको कंसिडर करना है एज अ ट्री हाइट या ट्री डेप्थ। ठीक है, सो यहाँ पे 3 जो है वो इस ट्री की डेप्थ है। और यहाँ पे अगर देखें तो ये लीफ नोड है, इसकी डेप्थ 1 है, ये लीफ नोड है, इसकी डेप्थ 2 है। सो इस पूरे ट्री की जो ओवरऑल डेप्थ है वो 2 कंसिडर होगी। और अगर ये ट्री है तो इस ट्री के केस में, क्योंकि ये सिंगल नोड इटसेल्फ इज़ अ ट्री, अगर इस तरह भी दी हुई है तो वो ट्री है। सो इसकी जो है इसकी डेप्थ 0 होगी। सिंगल नोड की डेप्थ 0 होती है क्योंकि इसका कोई एंसेस्टर नहीं है, तो इटसेल्फ यही एंसेस्टर है, यही लीफ नोड है। सो इसकी डेप्थ 0 होती है। अब कुछ टर्म्स देख लेते हैं जो आपने यूज़ किए हैं, उनके एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल ये है कि हाइट ऑफ द ट्री। अब इस केस में हाइट ऑफ द ट्री क्या होगी? इसकी जो लीफ नोड्स हैं, एक तो ये लीफ नोड है जिसकी हाइट जो है इसका एक ही एंसेस्टर है, तो ये 1 है। इसी तरह इस लेवल पे, ये जो लेवल है इस पे जो सारी लीफ नोड्स हैं उनके एंसेस्टर्स 2 हैं। सो यहाँ पे इन सब की 2, सो हाईएस्ट वन इज़ 2, सो आंसर इज़ 2। इसी तरह डेप्थ ऑफ नोड बी की डेप्थ अगर देखनी है तो क्या है, इसका एक ही एंसेस्टर है, सो इसकी डेप्थ भी 1 ही होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। पेरेंट नोड्स कौन कौन सी हैं? सो यहाँ पे ए पेरेंट नोड है, इसके अलावा पेरेंट नोड वो नोड होगी जिसके चाइल्ड नोड्स एग्जिस्ट करते हैं। सो बी भी पेरेंट नोड है, ई पेरेंट नोड नहीं है, अगेन एफ है पेरेंट नोड। इसी तरह सी, डी, जी, एच, आई ये पेरेंट नोड्स नहीं है। सो ए, बी और एफ पेरेंट नोड्स हैं। ये ए, बी और एफ पेरेंट नोड्स हैं। ओके, लीव नोड्स जो हैं वो कौन कौन सी हैं और कितनी हैं? लीव नोड वो नोड्स जिनकी चाइल्ड नोड्स एग्जिस्ट नहीं करती। सो ये एक लीव नोड है ई, सी, डी, जी, एच एंड आई। सो तो सी, डी, ई, जी, एच, आई ये सारी लीफ नोड्स हैं। चिल्ड्रन, चाइल्ड नोड्स वो नोड्स जिनका पेरेंट एग्जिस्ट करता है। सो चाइल्ड नोड्स कौन सी होंगी यहाँ पे? ये चिल्ड्रन नोड्स कौन सी होंगी? बी, ई, एफ, सी, डी, जी, एच, आई सारी चाइल्ड नोड्स हैं। ए को एक्सक्लूड करके, क्योंकि ए किसी की भी चाइल्ड नोड नहीं है।
सिबलिंग्स, सिबलिंग नोड्स वो नोड्स जिनके पेरेंट नोड सेम है, सो बी ई एफ सिबलिंग नोड्स हैं, बी ई एफ सिबलिंग नोड्स हैं, और इसके अलावा सी और डी सिबलिंग नोड्स हैं, और इसके अलावा जी एच आई सिबलिंग नोड्स हैं क्योंकि इनकी पेरेंट नोड सेम है। ऑलराइट, एक टर्म यूज होती है एडजेसेंट की, two nodes are adjacent if a binary if a branch connects them, सिंपल है, अगर कोई भी दो नोड्स कनेक्टेड है तो वो एडजेसेंट नोड्स हैं। जैसे कि यहाँ पे अब ए और बी एडजेसेंट नोड्स हैं, सी और ए एन एडजेसेंट नोड्स हैं, ई और बी एडजेसेंट नोड्स हैं, बी और डी एडजेसेंट नोड्स हैं। so, कोई भी दो नोड्स जो कनेक्टेड हैं वो एडजेसेंट नोड्स हैं। पाथ की टर्म यूज होती है, पाथ की जो टर्म है इट मीन्स बाय नेम ही जैसे पता चल रहा है, पाथ इज अ सीक्वेंस ऑफ नोड्स इन विच ईच नोड इज एडजेसेंट टू द नेक्स्ट वन, यानी कनेक्टेड नोड्स का जो सीक्वेंस है उसको पाथ कहते हैं। एवरी नोड इन अ ट्री कैन बी रीच्ड बाय द फॉलोइंग, ठीक है, यूनिक पाथ स्टार्टिंग फ्रॉम द रूट, हर नोड रीचेबल है बाय रूट, यानी रूट से आप कहीं पे भी जाने की कोशिश करेंगे, किसी भी नोड पे जाएंगे तो वो रीचेबल होगी, आप किसी पाथ के थ्रू पहुंच जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। ओके, अब इधर देखें तो ये पाथ है, जैसे ए बी डी एक पाथ है, ए बी ई भी एक पाथ है, ए सी भी एक पाथ है। सो पाथ का मतलब है कि आपका सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक जितनी भी कनेक्टेड नोड्स आती हैं वो सारी पाथ कंसिडर होती हैं, पाथ का पॉइंट। the length of this path is the number of edges on the path. There is a path of length 0 from every node to itself, ठीक हो गया। सो एजेस काउंट कर लेने आपने पाथ में कितने आ रहे हैं, वो लेंथ हो जाती है उस पाथ की, जैसे कि इसमें अब अगर हम पाथ कंसिडर करें ए बी ई का, ए बी और ई का, तो इसमें दो एजेस हैं, दिस वन एंड दिस वन, सो इट्स लेंथ इज 2, और अगर सिंगल नोड है तो उसका लेंथ 0 है, जैसे कि यहाँ पे बताया है कि नोड का जो है वो इटसेल्फ अपने तक जो पाथ होता है वो 0 होता है। ओके, अब जो टर्म्स हैं ये देखते हैं कौन सी टर्म्स हैं। ओके, फ्रॉम रूट ए टू आई, यानी ये ए है और आई यहाँ है, ओके सॉरी, ये आई है, तो पाथ क्या बनता है, सो ए से एफ और एफ से आई, सो ए एफ आई का पाथ बनता है, और लेंथ क्या है, दो एजेस इन्वॉल्व हैं और लेंथ 2 होनी चाहिए, सो ए एफ आई का पाथ है और 2 लेंथ है, और ए टू डी ये ए है और ये डी है, सो ए बी डी ये पाथ बनता है और 2 एजेस इन्वॉल्व हैं, सो लेंथ 2 है। सो ए बी डी और लेंथ 2 है, दैट्स इट। ये बेसिक टर्म्स थी जो कि ओवरऑल जब हम चीज़ का टॉपिक आगे एल्गोरिथम्स वगैरह स्टडी करेंगे तो उनमें ये टर्म्स यूज़ होती हैं, रूट नोड की, चाइल्ड नोड की, सिबलिंग नोड्स की, और इसी तरह बाकी डेप्थ ऑफ ट्री, हाइट ऑफ नोड और इस तरह की नोड्स, इस तरह की टर्म्स यूज़ होती हैं कॉमनली, उनको बार बार डिस्कस नहीं किया जाएगा,
सो इनिशियली हमने इसीलिए टर्मिनोलॉजीज़ देख ली हैं, जो जो टर्म्स यूज़ होती हैं ये बाद में ये किस तरह से बाद में यूज़ होंगी, तो जब हम एल्गोरिथम्स करेंगे तो पता चल जाएगा। सो दैट वाज द एंड, दैट वाज द लास्ट स्लाइड। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है कि हमने इंट्रोडक्शन देख लिया ट्रीज़ का, कि बेसिकली ट्रीज़ क्या होते हैं। हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जब भी स्टोर करना होता है हम ट्रीज़ को यूज़ करते हैं, और बेसिक टर्म्स कौन सी हैं जो ट्रीज़ में यूज़ होती हैं। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज सेशन। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।